जब भारत के आगे 93,000 पाकिस्तानियों ने टेके घुटने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। कभी पाकिस्तान के आका बौखलाते हुए शहबाज शरीफ मैदान में आते हैं तो कभी रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा आंख दिखाते हैं, लेकिन बार बार भारत के हाथों मुंह की ही खाते हैं। हर बार नतीजा यही होता है कि पाकिस्तान को भारत से करारा जवाब मिलता है और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ता है। अब देखिए ना, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान लगातार भारत को हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। यहां तक कि सिंधु नदी समझौता स्थगित करने से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। वहां के नेता बार बार कह रहे हैं पानी नहीं बहेगा तो खून की नदियां बहा देंगे, जैसी धमकियां देते नजर आ रहे हैं और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लेकिन पाकिस्तान भूल रहा है कि जब जब उसने युद्ध को लेकर भारत को आंख दिखाई है, पूरी तरह भारत के हाथों पटकनी ही खाई है। चलिए पन्ने पलटते हैं और पाकिस्तान को उसकी हैसियत भी याद दिला देते हैं। पाकिस्तान एक बार नहीं बल्कि तीन बार भारत से आमने सामने की जंग में मुंह की खा चुका है। 1965, 1971 और 1999 के युद्ध में पाकिस्तान को भारतीय सेना ने धूल चटाई थी। 3 बार भारत से हारने के बाद भी पाकिस्तान हेकड़ी दिखा रहा है। हेकड़ी दिखाने से पहले शायद पाकिस्तान को 1971 की वो तस्वीर याद कर लेनी चाहिए जिसमें पाकिस्तान को खदेड़ा गया था। दरअसल 1971 भारत पाकिस्तान जंग में सबसे खास रहा, जब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इस जंग में पाकिस्तानी सेना के जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी समेत 93,000 सैनिकों ने भारतीय जांबाजों के आगे घुटने टेक दिए थे और शायद ये बात पाकिस्तान भूल रहा है। तो ऐसे में चलिए आज पाकिस्तान सेना के इतिहास की शर्मनाक शाम की कहानी भी बताते हैं। साल 1947 भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान उस वक्त से ही 2 हिस्सों में देखा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में ऐलान किया था कि पाकिस्तान के हर एक आदमी को सिर्फ एक ही भाषा बोलनी चाहिए और वो भाषा है उर्दू। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पाकिस्तानी बांग्ला बोलने वाले पूर्वी पाकिस्तानियों को अपने से नीचा समझते थे, छोटा समझते थे। इस तरह पाकिस्तान के अंदर उर्दू और बांग्ला बोलने वालों के बीच खाई गहरी होती चली गई। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और पश्चिमी पाकिस्तान के रहनुमा माने जाने वाले जिन्ना के बीच सियासी दांवपेच का दौर शुरू हो गया। करीब 2 दशक तक पूर्वी पाकिस्तान के लोग उत्पीड़न सहते रहे, लेकिन अपने शोषण से परेशान होकर 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर उत्तराधिकार की मांग उठाई। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके स्वतंत्रता संग्राम में पूर्वी पाकिस्तान का साथ दिया। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से निकले लोगों को शरण देने का फैसला भी किया और लाखों लोगों को अपने देश में शरण भी दी गई। और इसी दौरान मौका देखते ही पाकिस्तानी सेना ने 25 और 26 मार्च की रात में सर्चलाइट में ढाका यूनिवर्सिटी पर हमला बोल दिया और हजारों बेगुनाहों की जान ले ली। तभी इंदिरा गांधी ने मदद के लिए बांग्लादेश के लोगों के लिए कदम उठाया और इस तरह भारत इस जंग में शामिल हो गया। पूर्वी सरहद बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भारत की ओर पलायन करने लगे। लाखों की तादाद में रिफ्यूजी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम का रुख करने लगे। ऐसे में भारत के लिए इतनी बड़ी तादाद में शरणार्थियों को शरण देना मुश्किल हो रहा था। बस यहीं से पाकिस्तान पर काल का दौर शुरू हो गया। इंदिरा गांधी ने शरणार्थियों की समस्या का हल निकालने के लिए कदम उठाया। तुरंत सेना अध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ को बुलाया। ये उस दौर की बात है जब पाकिस्तान में तैनात जनरल टिक्का खान अत्याचार की सारी हदें पार कर चुके थे। इस कदर नरसंहार कर रहे थे कि उन्हें कसाई तक कहा जाने लगा था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने टिक्का खान का पद ही छीन लिया और जनरल ए के नियाजी को ढाका का कप्तान बना दिया।
ऐसे में बांग्ला लोगों के नरसंहार के बाद पाकिस्तान को समझ आ रहा था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, जैसे कि इस वक्त पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है। इसी डर की वजह से पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को इंडियन एयरफोर्स के 11 स्टेशनों पर हवाई हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में सीधे तौर पर शामिल हो गई और यहीं से पाकिस्तान की मुश्किलें खड़ी हो गईं। बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम भारत पाकिस्तान जंग में तब्दील हो गया। इंदिरा गांधी ने आधी रात को ऑल इंडिया रेडियो से जंग का ऐलान भी कर दिया था। 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया। हथियार की सप्लाई करने वाले शिप समेत कई जहाजों को तबाह कर दिया। हमले में पाकिस्तान ऑयल टैंकर भी नष्ट कर दिए गए। बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय सेना के साथ हाथ मिला लिया। इस तरह पाकिस्तान के इरादे भी चकनाचूर हो गए और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बख्तरबंद बलों को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह के नेतृत्व में 10 पैरा कमांडो बटालियन के सैनिकों ने पाकिस्तान गांव छाछरों पर धावा बोल दिया। ऐसे में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भारतीय फौज ढाका तक पहुंच सकती है। भारतीय सेना अंतिम लक्ष्य की ओर देख रही थी। हर मोर्चे पर हमारे सैनिक आगे बढ़ रहे थे। जब पाकिस्तान को अपनी हार दिखने लगी तो पाकिस्तानी अपनी गुहार लेकर अमेरिका के पास पहुंच गए। अमेरिका के उस वक्त राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भी खूब साथ दिया पाकिस्तान का। चालाकी दिखाते हुए अमेरिका ने भारत के इरादे कमजोर करने के लिए झूठी अफवाह तक फैला दी कि चीन भारत की सीमा पर हमले कर रहा है, जबकि ये झूठी खबर थी। यह अफवाह इसलिए फैलाई गई ताकि भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमला ना करे और वो गुमराह हो जाए। हालांकि इस दौरान भारत के दोस्त रूस ने उसका भरपूर साथ दिया। रूस को भरोसा था कि भारत ये जंग जरूर जीतेगा और उसने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। भारत मोर्चा संभालकर मैदान में उतरा था। पाक की हर चालबाजी को कुचल रहा था। फोकस सिर्फ और सिर्फ ढाका था। उसी दौरान भारत के 4 बम से लैस जो विमान थे, उन्होंने अचानक ढाका की तरफ इमारत पर हमला कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर बैठक कर रहे थे। हालांकि बचे गवर्नर से डर के मारे अपना इस्तीफा ही दे दिया, क्योंकि वो उस हमले से बच गए तो उन्हें खौफ नजर आने लगा कि भारत जो है अब किसी को नहीं छोड़ेगा। हालांकि भारत की तरफ से जो बमबारी हुई थी उसका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि दुश्मन को डराना था। और पाकिस्तान जो दुश्मन देश है वो पूरी तरह कांप उठा था। उधर पाकिस्तानी फौज ढाका की ओर आगे बढ़ती जा रही थी। नियाजी युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। ऐसे में भारत ने शर्त रख दी कि अगर पाकिस्तान युद्ध खत्म करना चाहता है तो उसे 16 दिसंबर की शाम तक आत्मसमर्पण करना होगा। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने 15 दिसंबर को ही सरेंडर प्रोसेस शुरू कर दिया। 16 दिसंबर की सुबह जनरल सैम ने पूर्वी मोर्चे पर तैनात जनरल JFR जैकब को फोन लगाया और आदेश दिया कि वो जनरल नियाजी के पास सरेंडर के दस्तावेज लेकर जाएं और उसके साइन लेकर आएं। ऐसे में नियाजी के पास भी कोई रास्ता नहीं था, जान बचानी थी और सरेंडर भी करना था। ऐसे में एक एक पाकिस्तानी सैनिक अपने हथियार डाल रहे थे। जनरल नियाजी ने भी अपनी पिस्तौल सौंप दी थी। सरेंडर के साथ साथ भारत आए शरणार्थियों को वापस भेजने पर भी सहमति बनी थी और इस तरह 93,000 पाकिस्तानियों को युद्धबंदी बनाया गया। लेकिन उन्हें भारत में किसी तरह की यातना नहीं दी गई और युद्धबंदियों को बंगाल समेत देश की अलग अलग जेलों में रखा गया। इसके बाद एक नई सुबह का उदय हुआ। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म एक नए राष्ट्र के रूप में हुआ और पूर्वी पाकिस्तान जो अब बंगाल है वो पाकिस्तान से अलग हो गया। इस जंग को भारत के लिए ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है। इसी वजह से 16 दिसंबर को पूरे देश में पाकिस्तान पर भारत की विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जिस तरह 1971 में भारत ने जीत हासिल की, वही हालात अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद बनते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान लगातार आतंक को बढ़ावा दे रहा है और आतंक से करतूते कर रहा है। अब उस आतंक को कुचलने के लिए और आतंक के आका को सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक ने तैयारी कर ली है और सेना को खुली छूट दे दी गई है कि अब
जो हिसाब किताब करना है इन आतंकियों को पनाह देने वालों का, आप खुद कीजिए। अब आगे जो हालात बनते नजर आ रही हैं उससे तो पाकिस्तान की तबाही ही दिखाई दे रही है। अब अगला एक्शन क्या भारत की तरफ से लिया जाएगा, क्या युद्ध छिड़ जाएगा और फिर भारत एक बार फिर पाकिस्तान को घुटनों पर लाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।